गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति शुक्ला एंड वी आर हियर टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और अभी जो हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस है हमारा, दैट इज़ पेपर 1 एंड दिस इज़ द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक है विच इज़ अबाउट द कमीशंस, हेडक्वार्टर्स एंड द हेल्थ रिलेशंस। ठीक है, तो इसके पहले जो भी हमारे 2 वीडियोज़ थे इस पर्टिकुलर यूनिट के स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड विद दिस वीडियो we will be able to complete this unit. ठीक है, and this is the lecture number 39 in the series of the lecture. And also we have this website study for civil services और इसमें आपको काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एंड ऑल्सो आपको अगर कोई फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए होगा या फिर वीडियो देखना है यूट्यूब पे, तो आप वो भी आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। एंड इफ़ यू विश टू ज्वाइन द टेलीग्राम नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग, अगर कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है या फिर कहीं पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी भी आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पर मिल जाएगी। ओके, फिर हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ द कमीशन। ठीक है, तो जब हम कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ द पीपल इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट और अदर ऑफिशियल बॉडी विद अथॉरिटी टू डू समथिंग। ठीक है, तो जब हम कमीशन की बात करते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन द कमीशन और व्हाट इज़ ए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ कमीशन, हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं ढंग से, तो इसका मतलब ये है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है विच इज़ इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जिसे गवर्नमेंट बनाती है या फिर जो गवर्नमेंट से इंटरेस्टेड होता है, और अदर ऑफिशियल बॉडी या फिर कोई स्पेशल कोई ऑफिशियल बॉडी से जिसके पास अथॉरिटी होती है टू डू समथिंग। यानी कि कमीशन जो बनाया जाता है वो जनरली एक गवर्नमेंट या फिर किसी ऑफिशियल बॉडी के थ्रू बनाया जाता है जिसको अथॉरिटी दी जाती है टू डू समथिंग। कहने का मतलब ये है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे आर इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट और अदर ऑफिशियल बॉडी, और जब उनको कोई एक स्पेशल टास्क दिया जाता है उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उस काम को परफॉर्म करने के लिए, तो उन ग्रुप ऑफ पीपल को हम कमीशन कह के बुलाते हैं। ठीक है, कमीशन के हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर हम देखें देन दे आर वेरियस एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमारा फाइनेंस कमीशन हो गया, हमारा प्लानिंग कमीशन जो काम करता था, हम नीति आयोग को भी एक तरीके से कमीशन बोल सकते हैं। ठीक है क्योंकि आयोग का मतलब आपका इंग्लिश में कमीशन ही हो जाएगा। और फिर हमारा प्लानिंग कमीशन था, फाइनेंस कमीशन था, नीति आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सारे कमीशंस हैं। तो कमीशंस का मतलब ये है कि कमीशन हमारी एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी हम उसे कह सकते हैं होती है विच इज़ इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें कुछ लोग होते हैं जो ऑफिशियली काम कर रहे होते हैं और उनको अथॉरिटी दी जाती है टू डू अ पर्टिकुलर और अ रिस्पेक्टिव टास्क। यानी कि जब कोई एक स्पेशल टास्क करने के लिए, कोई एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो फिर हम उसे कमीशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं फाइनेंस कमीशन का, तो फाइनेंस कमीशन का बेसिकली काम क्या है? फाइनेंस कमीशन का काम ये है कि जो भी हमारा फाइनेंसेस है उनको एक प्रॉपरली एलोकेट करना बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ये एक बेसिक रोल है हमारे फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, करने को तो ये काम हमारी गवर्नमेंट भी कर सकती थी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती थी, बट देन ऐसा कहा जा सकता था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बजट को एलोकेट करती है अमंग द वेरियस स्टेट्स या समथिंग, तो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा काम भी पड़ जाता है। सेकेंडली ये भी एक तरीके के चार्जेस लग सकते थे दैट दे हैव बीन बायस टूवर्ड्स समवन, कि वो किसी स्टेट्स की तरफ टूवर्ड्स ज़्यादा बायस हो जाते हैं समथिंग। तो इन सारे काम को करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन को बनाया विच इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज फाइनेंस कमीशन का जो मेंशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन दी आर्टिकल 280 इज़ ऑलरेडी देयर। ठीक है, तो जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसने क्या किया कि वो सारे की सारी चीज़ों को स्टडी करता है, जितने भी स्टेट्स के जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो भी उनके बजटरी एलोकेशंस होते हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं उन सबको ध्यान में रख करके इट गिव्स यू एन आइडिया, इट गिव्स यू यू कैन से अ नोट कि हाँ ठीक है, ये एक हमारा एक बहुत ही क्लियर वे रहेगा या फिर ये हमारे बहुत ही जस्टिफाइड तरीका है कि हम इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट कर दें बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंस कमीशन का काम हो गया। यानी कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी किसी एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करती है उसे हम कमीशन कहते हैं इन शॉर्ट। ओके, तो टू फॉर्मली आस्क समवन टू डू अ स्पेशल पीस ऑफ वर्क, उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हम जब कमीशन फॉर्म करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि हमारी सरकारिया कमीशन थी। ठीक है, तो जो सरकारिया कमीशन का काम था
उसका काम था हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर स्टडी करना कि किस तरीके से जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि सेंटर में हमारी एक गवर्नमेंट रहती है विच रूल्स ऑल ओवर द कंट्री, एंड एट द सेम साइड हम अपने फेडरल फीचर्स को दिखाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रन कराते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना, एक बेटर रिलेशंस को डेवलप करना, एंड हाउ दीज रिलेशनशिप्स कैन बी डेवलप्ड एंड कैन बी नर्चर्ड, इस चीज़ को करने के लिए सरकार ने एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए उस कमीशन को बनाया, विच वॉज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, विच वॉज कॉल्ड दी सरकारिया कमीशन, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन का हमारा रिलेशन किससे है? सरकारिया कमीशन का हमारा रिलेशन है सेंटर स्टेट को रिलेशंस को सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टडी करने के लिए, उसमें कुछ सजेशंस देने के लिए, ओके। यानी कि जब कोई एक स्पेशल पीस ऑफ वर्क किया जाता है, सी अब अगर हमने अभी यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए, पहला था हमारा फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन हमारी एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, विच इज़ अ परमानेंट कमीशन बिकॉज वो परमानेंटली काम करता है। और जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कमीशंस की जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए किए जाते हैं, तो वो पर्टिकुलरली एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनाई जाती हैं, एंड व्हेन दैट टास्क इज़ डन, जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उस कमीशन की जो लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि जो हमारा 2012 या 14 यार आई थिंक 2012 था शायद, जब दिल्ली में वो रेप केस हुआ था, तो उसके बाद में JK वर्मा कमेटी बिठाई गई थी। सी देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द कमेटी और द कमीशन। तो वो भी जो कमेटी बिठाई गई थी कि हम कौन कौन से रूल्स जो है वो बनाएं जिन रूल्स के बेसिस पे जो है वी कैन प्रोवाइड अ बेटर स्ट्रक्चर, वी कैन प्रोवाइड अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू द वुमेन सेफ्टी, कि हम किस तरीके से वुमेन सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन नैप द पीपल। और अगर हमें जिन लोगों को हम वो कहते हैं व्हाट वी से, जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है और उनको सज़ा कम मिलती है या फिर नहीं मिलती है, तो उसको भी डिफ़ाइन करने के लिए जो एज थी वो भी उन्होंने कहा था कि उस एज को 18 या 16 से घटा करके हमें उसे 14 कर देना चाहिए। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों को, यानी कि एक स्पेशल टास्क को करने के लिए वो एक कमेटी बिठाई गई थी। उसी तरीके से हम कोई कमीशन भी बिठा सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्पेशल टास्क को करने के लिए एंड ऑल्सो टू गिव सम काइंड ऑफ अ सजेशंस or act as an arm of the government, sometimes these commissions are created, okay. तो the commission is usually appointed by the government। कि अगर हम बात करते हैं कमीशन बनाने की, तो कमीशन यूजुअली जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी कि ऐसे नहीं है कि कोई भी प्राइवेट बॉडी, कोई भी प्राइवेट एंटिटी या फिर कोई भी लेमैन जो है वो कभी भी कोई भी कमीशन बना सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। कहने को ठीक है कि अगर कोई भी एक पॉलिटिकल ऑफिस भी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑफिस है, वो अपनी कोई एक कमीशन बनाने को बना सकते हैं, बट उसे इतना रिकग्निशन नहीं मिलेगा, या फिर हम उसे प्रॉपरली एक कमीशन एक नेशनल लेवल पे नहीं कह सकते। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब भी कोई कमीशन हम बनाते हैं which founds its place in the government of India, then it has to be made by the government and it is usually appointed by the government, ठीक है। तो हम जो कमीशन होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट से अपॉइंट की जाती है। इट्स बॉडी मेंबर्स आर जनरली अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड, और इसके जो बॉडी मेंबर्स होते हैं वो जनरली अपॉइंट किए जाते हैं, ना कि इलेक्ट किए जाते हैं। तो इलेक्शन बेसिस पे या फिर अपने बॉडी मेंबर्स, या फिर हम ये कहेंगे जो कमीशन के जो लार्जर मेंबर्स हैं, जो लार्जर बॉडी है उसके थ्रू, उसके मेंबर्स के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू उसके बॉडी मेंबर्स का सिलेक्शन नहीं होता है, बट ऑल्दो दे आर अपॉइंटेड, ठीक है। तो उनको अपॉइंट किया जाता है। तो कमीशन के यहाँ पे कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बीइंग अ कमीशन? कमीशन का मतलब ये है कि ये तो पहली बात तो इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ द पीपल विच इज़ इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट और द ऑफिशियल बॉडी विद अथॉरिटी टू डू समथिंग, यानी कि जिसके पास एक अथॉरिटी होती है कुछ करने के लिए, एंड इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट ये आया कि इट इज़ यूजुअली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि यूजुअली जब कोई कमीशन बनाया जाता है तो वो गवर्नमेंट से ही बनाया जाता है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि इसकी जो बॉडी मेंबर्स हैं वो जनरली अपॉइंट किए जाते हैं, ना कि इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन के थ्रू नहीं आते हैं। देन इट कैन ओनली बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। फिर से रिपीटेटिव है वही पॉइंट कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से ही, अच्छा जो मेंबर्स हैं, जो बॉडी मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही अपॉइंट किए जाते हैं। नॉर्मल लेमैन कोई भी उनको अपॉइंट नहीं कर सकता है, ठीक है। इट कैन बी बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट इन नेचर, डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ द अपॉइंटमेंट। और ये जो हमारा कमीशन है ये टेम्पररी भी हो सकता है या फिर परमानेंट भी हो सकता है अपने नेचर में, डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ द अपॉइंटमेंट। यानी कि जो
कमीशन बनाने का जो पर्पस है वो क्या है। तो अगर अभी हमने 2 एग्जांपल्स लिए थे, पहला था हमारा फाइनेंस कमीशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन हमारा क्या है, वो हमारा परमानेंट बॉडी है, वो हमारा परमानेंट कमीशन है, इट हैज़ टू वर्क फॉर एवर, ठीक है। उसको ऑलरेडी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्लेस मिला हुआ है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ऑल्सो। सेकेंडली अगर हमने बात की सरकारिया कमीशन की, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पर बनाया गया था, तो उसका क्या पर्पस था उसका पर्पस था सेंटर स्टेट के रिलेशंस को स्टडी करना एंड टू चॉक आउट सम ऑफ द सजेशंस टू डेवलप अ बेटर टाइज, अ बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द सेंटर एंड द स्टेट रिलेशंस। तो दोनों ही कमीशंस बनाए गए, लेकिन एक कमीशन का जो नेचर है वो टेम्प्रेरी है और दूसरे कमीशन का जो नेचर है वो परमानेंट है, ओके। और इसके कुछ और भी अगर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो वो है हमारा इलेक्शन कमीशन और साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन वी ऑल नो साइमन कमीशन आपका 1927 में बनाया गया था, बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा प्री इंडिपेंडेंट एरा था वहाँ पे साइमन कमीशन बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, टू सी इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द सेल्फ रूल इन इंडिया, या फिर सेल्फ गवर्नमेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके लिए उन्होंने एक 3 मेंबर की कमीशन बनाई थी जिसके हेड थे आपके साइमन, और इसकी वजह से ही इसको हम बोलते हैं साइमन कमीशन, ठीक है। और दूसरा है हमारा इलेक्शन कमीशन। तो जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, अगेन इट फाइंड इट्स प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 324। तो जो इलेक्शन कमीशन है हमारा वो भी एक परमानेंट बॉडी है, और इलेक्शन कमीशन का काम होता है हमारे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस को रन कराना, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडिया में होल्ड करता है। इलेक्शन कमीशन ये देखता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सिंबल देने का जो काम होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकालना और कुछ नए रूल्स को फॉलो करना, सो दैट दे शुड बी फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर ऑफ द होल्डिंग द इलेक्शंस, इसका भी काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और पूरा जितना भी प्रोसीजर होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, वो पूरी की पूरी फंक्शनिंग किसके अंडर में होती है, अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच इज़ अ परमानेंट बॉडी। तो इलेक्शन कमीशन जो हमारा है वो एक परमानेंट बॉडी है। और जब साइमन कमीशन बना था तो साइमन कमीशन हमारा बना था फॉर अ टेम्पररी नेचर और टेम्पररी टाइम के लिए बना था, बिकॉज उनको एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करवाना था, ओके। Now the commission is like a body appointed solely to do the certain functions, mostly study certain issues and solutions. तो जो कमीशन होती है वो एक ऐसी बॉडी की तरह काम करती है जिसे अपॉइंट किया जाता है सोली टू डू सर्टेन फंक्शंस, यानी कि कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए कमीशन को बनाया जाता है। सो कमीशन एक किस तरीके की बॉडी है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसे अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, सर्टेनली कुछ सर्टेन फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए कमीशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं, इट शुड बी मोस्टली स्टडी द सर्टेन इश्यूज एंड सॉल्यूशंस, यानी कि मोस्टली कुछ जो सर्टेन इश्यूज़ हैं उनको स्टडी करने के लिए और सॉल्यूशंस को पाने के लिए हम उन कमीशंस को फॉर्म करते हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर देयर वाज सो मेनी केसेस ऑफ लिंचिंग इन द यूपी। तो उस लिंचिंग को रोकने के लिए या फिर व्हाट कुड हैव बीन द रीजंस, हो सकता है कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर हो सकता है कुछ पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं लिंचिंग वगैरह में, या फिर कुछ जो क्रिमिनल्स हैं वो उनकी वजह से हुआ था, या फिर वो सिर्फ एक सोशल एक्ट था, एक सोशल अनरेस्ट था। तो उन सारी चीज़ों पे उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या रीजंस रहे होंगे, उन चीज़ों के लिए भी एक कमीशन बनाई गई, ठीक है। तो वो कमीशन भी एक सर्टेन इश्यूज़ को ध्यान में रख करके, बिकॉज इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन दी गवर्नमेंट ऑफ यूपी, बिकॉज लिंचिंग के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। टाइम एंड अगेन इट वॉज कमिंग इन द न्यूज़ एंड इट इज़ अ वेरी बैड मार्क इन एनी काइंड ऑफ अ गवर्नेंस। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, और जहाँ पे हम हर धर्म की और हर जगह के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर इस तरीके के कुछ काम होते हैं तो वो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए भी एक कमीशन बनाया गया था बाय द यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि उन सर्टेन इश्यूज़ जो उस वक्त वहाँ पे थे, उन सर्टेन इश्यूज़ को डील करने के लिए उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या कॉजेज़ रहे थे, उन सारी चीज़ों की डिटेल स्टडी करने के लिए उस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, ओके। नाउ द कमीशन इज मोर लाइकली टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द मेंबर्स ड्रॉन आउटसाइड द बॉडी कमीशनिंग इट एंड ऑल्सो फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड्स, ठीक है। अब अगर हम कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन क्या है, तो कमीशन इज मोर लाइकली टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द मेंबर्स ड्रॉन आउटसाइड द बॉडी कमीशनिंग इट, कि जो बॉडी उस कमीशन को बना रही है,
ठीक है। तो उसके जो मेंबर्स होंगे, कमीशन के जो मेंबर्स होंगे, अगर हम चाहते हैं कि उसकी जो स्टडी हो वो एकदम फेयर हो, अनबायस्ड हो और बहुत ही ढंग से की गई हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो कमीशन के बॉडी मेंबर्स हैं, उनके मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाएं वो उन लोगों से अलग हो जो उस कमीशन को बना रहे हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट है जो उस कमीशन को बना रही है, उसको इंट्रस्ट कर रही है, उसके मेंबर्स ना होकर के कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स उस कमीशन के मेंबर्स बने, ताकि एक फेयर और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जिस भी चीज़ के लिए उस कमीशन को बनाया गया है उसके फंक्शंस ढंग से या फिर उसके रिजल्ट ढंग से सामने आ सकें। ठीक है। अगर जो बॉडी है, मानिए से फॉर सपोज जो गवर्नमेंट है वही जो कमीशन बना रहा है, अगर उसने अपने ही कुछ मेंबर्स डाल दिए, तो और हम अगर कमीशन जैसे कि बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट की ही कुछ क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ को एनालाइज करने के लिए या फिर उसको क्रॉस चेक करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाती है इस चीज़ की कि उनके रिजल्ट्स के साथ कुछ टैम्परिंग हो। ठीक है। बिकॉज अगर गवर्नमेंट का ही कोई बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है तो उस कमीशन को हो सकता है इस तरीके से फैक्ट्स और फिगर्स ला करके दे जो उन्हें मिसलीड कर सकते हैं या फिर उनको एक सही डायरेक्शन में, एक सही सोल्यूशन तक पहुंचने में वो चीज़ कारगर ना हो। ठीक है। तो इसीलिए इन सारे की सारी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रख करके और इन सारे फैक्टर्स को, जो कि इन तरह के फैक्टर्स जो है जो ना हो सके, उनको ध्यान में रख करके जो कमीशन के अंदर मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो उन लोगों से अलग और इंडिपेंडेंट होते हैं जो उस कमीशन को इंटरेस्ट कर रहा होता है। ठीक है। एंड ऑल्सो इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट दे कम फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड्स। और उस कमीशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये भी देखा जाता है कि उसके जो बॉडी मेंबर्स हैं दे शुड कम फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड्स, यानी बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से आने चाहिए। इसका हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं विच इज़ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है। जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके जो हमारे बॉडी मेंबर्स हैं, जो उसका हेड होता है द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स, वो हमारी होती है द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके। एंड ऑल्सो उसमें हम ये देखते हैं कि जो एक मेंबर है इट शुड बी अ वुमेन, उनका जो एक मेंबर है वो माइनॉरिटीज़ का होना चाहिए, जो एक मेंबर है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को उनको क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमने नेशनली, और ऑल्सो वी टेक ऑल्सो टेक पीपल इन द कमीशन एज द मेंबर्स जो कि लीगल नॉलेज रखते हैं एंड दे शुड हैव डन वेरी गुड वर्क इन द ह्यूमैनिटेरियन फील्ड, जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काफ़ी अच्छा काम किया हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो बॉडी फॉर्मेशन है वो ये करते हैं ताकि हर एक ग्रुप जो है उसको ध्यान में रखा जाए। एंड ऑल्सो जो लोग इस फील्ड में यानी कि जो सोशल वर्क की फील्ड वगैरह में जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं उनके भी एक दो मेंबर्स को रखा जाए ताकि एक बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी हो सके और ढंग के जो रूल्स हैं वो फॉर्मुलेट हो सके एंड दे शुड कम टू अ कंप्लीट कंक्लूजन कि हाँ ऐसा ऐसा काम है और ऐसा कोई भी इंसान हमारे कंट्री में ना हो जिसके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो। ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से बाकी के जो कमीशन है, जो नीति आयोग भी है हमारा, तो अगर हम फाइनेंस कमीशन की भी बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन में भी इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स एंड इकोनॉमिस्ट शुड ऑल्सो फाइंड अ प्लेस। ठीक है। कि जो जिन लोगों के पास बहुत अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज होती है एंड ऑल्सो लॉ की भी नॉलेज होती है, दे आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है दे शुड कम फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड्स हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ताकि वो बहुत अच्छा सजेशन दे सके और जो हमारी कमीशन जिस रीज़न के लिए बनाई गई है उस रीज़न को बहुत अच्छे से अचीव कर सके। ठीक है। फिर मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर नॉट लाइकली टू बी अ मेंबर ऑफ एनी अदर बॉडी। और जब किसी एक इम्पॉर्टेंट कमीशन का फॉर्मेशन किया जाता है तो इस भी बात का ध्यान रखा जाता है कि जो मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर कमीशन के, उस पर्टिकुलर बॉडी के, दे शुड नॉट बी द मेंबर्स ऑफ एनी अदर बॉडी। यानी कि उस वक्त पे उनको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी और कमीशन या किसी और बॉडी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। ठीक है। दे शुड नॉट बी वर्किंग समवेयर एल्स, बिकॉज पहली बात तो ये कि जब भी कोई कमीशन बनाई जाती है तो वो या तो किसी बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर बनाई जाती है, चाहे वो गोधरा केस हुआ हो उसके ऊपर भी कमीशन बनी। ठीक है। फिर जो आपका लिंचिंग का हुआ इसको भी कमीशन हुई। तो ये कुछ बहुत ही सीरियस इश्यूज, बहुत ही सीरियस टॉपिक्स थे जिनके ऊपर स्टडी करने के लिए, उसकी पूरी की पूरी डिटेल फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने के लिए कमीशन बनाया गया था। ठीक है। तो अगर उसके कुछ बॉडी मेंबर्स ऐसे होंगे जिनका ध्यान कहीं और पे भी होगा काम करने की वजह से, तो वो जो एक प्रॉपर रिजल्ट्स है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बॉडी मेंबर्स ऑफ अ कमीशन दे आर नॉट वर्किंग एनीवेयर एल्स इन अ बॉडी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे गवर्नमेंट में या कहीं पर भी। ठीक है।
ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड टू वर्क फुल टाइम ऑन द जॉब गिवन इन द कमीशन। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फुल टाइम काम करें अपना उस कमीशन में जहाँ पे उनको अपॉइंट किया गया है। नाउ द कमीशन आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईदर ऑन द एड हॉक और द परमानेंट बेसिस टू गाइड, एडवाइज और प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द वेरियस इश्यूज कमिंग अंडर सर्टेन मिनिस्ट्री। तो जो कमीशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। ईदर ऑन द टेम्प्रेरी और ऑन द एड हॉक बेसिस, ये भी हम लोग बात पढ़ चुके हैं कि या तो हम उन्हें एड हॉक बेसिस पे कमीशंस बनाई जाती हैं, अगर किसी रेलिवेंट इशू है, टॉपिक के ऊपर कमीशन बनाया गया है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस और समथिंग, तो वो एड हॉक होगी। और अगर उसका नेचर जो है वो परमानेंट है हमारी काम करने की मशीनरी में, तो फिर वो परमानेंट नेचर के लिए कमीशन बनाया जाता है। जैसे कि नीति आयोग जो बनाया गया है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ परमानेंट बेसिस, मतलब परमानेंट बेसिस पे ही वो कमीशन, वो आयोग बनाया गया है, वो टेम्प्रेरी नेचर का नहीं है, ठीक है। टू गाइड, एडवाइज और प्रोवाइड द सॉल्यूशंस टू द वेरियस इश्यूज कमिंग अंडर द सर्टेन मिनिस्ट्री। और उन कमीशंस को या तो एड हॉक या परमानेंट बेसिस पे बनाया जाता है, या तो गाइड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, या फिर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए उन वेरियस इश्यूज़ के लिए जो कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में आते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द टोटलिटी किसी एक पर्टिकुलर इशू पे कमीशन ना बना के जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपने अंडर एक कमीशन बनाती हैं क्योंकि वो एक एडवाइस चाहती हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर काम किया जा सके। 7th पे कमीशन जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा ये कमीशन आता रहता है। फिर ARC है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, ये काम करता है आपका UPSC के अंडर में, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का काम ये है कि वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स वगैरह लाई जा सकें, उसको हेल्प करें। तो वो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इशू है वो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसको वो एडवाइस करता है कि किस तरीके से हम ये चीज़ें करेंगे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा। बहुत सारे एडवाइसेस दिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हर एक एडवाइस को माने या फिर उसको इम्प्लीमेंट करे। मैनी ऑफ द टाइम्स अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे सोल्यूशंस या एडवाइसेस दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर फॉर्मुलेशन होता है, या तो विच इज़ वाइबल फॉर द गवर्नमेंट टू डू इट। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखी जाती है कि बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस वही ली जाती है विच आर इन द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कई बार ऐसा देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन बहुत सारे गाइडलाइंस देता है। वो ये भी कहता है कि कोई इंसान अंडर ट्रायल है या ऐसा है तो हमें उसे इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने देना चाहिए, बट ये बात भी नहीं मानी जाती है, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इलेक्शन कमीशन बार बार लेकर के आता है कि नोटा को हमें इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, कि इफ़ अ पर्सन इज़ गेटिंग सो मैनी नोटा वाला जो है, क्योंकि अभी का क्या है कि हम नोटा को काउंट नहीं करते हैं। आपके पास राइट तो है कि आप नन ऑफ द अबव के ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो काउंट नहीं होता है। यानी कि उसके बाद भी अगर मान लीजिए एक विलेज है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 20,000 है, तो उस 20,000 में से 10,000 लोग, ठीक है, 10 नहीं, मान लीजिए 12,000 लोग, ठीक है, अगर 12,000 लोगों ने नोटा दबाया उसके बावजूद, ठीक है, आपका वो जो इलेक्शन है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, उसके बावजूद वो जो बचे हुए 8,000 वोट जो पड़े ना, उन 8,000 में से अगर कोई बंदा 3,000 वोट भी पा गया और बाकी को 1,000 वोट मिले, तब भी वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर एक विलेज है जिसकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ने ये डिसाइड किया है, यानी कि 12,000 लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हमें इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, तो डिसीजन किसका होना चाहिए? डिसीजन होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक का, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके जो कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, बट स्टिल कहा जाएगा कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो है इस चीज़ में और उतना कारगर नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि फंडिंग जो होती है इलेक्शंस की वो किस तरीके से होगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, कैश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इधर से उधर ले जाने के लिए। और कई बार न्यूज़ में तो ऐसा भी आता था कि पहले टाइम पे लोगों ने फ्लैट खरीद के रखे होते थे और वो जो फ्लैट होते थे वो पूरे के पूरे पैसों से भरे होते थे इलेक्शन के टाइम पे काम लाने के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जब एक फाइनल इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो वो ऐसा हुआ कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है या फिर वो किससे खरीद रहा है उसका ही आप पूरा का पूरा पता नहीं लगा सकते, ठीक है। देन अगेन ऑल्दो वो जो चीज़ है आपकी थोड़ी सी कैशलेस तो हुई, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज गवर्नमेंट जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अभी भी पैसा जो है वो
होल्ड कर सकती है फ्रॉम दी अननोन नेम्स एंड अननोन मीन्स, कि एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से लोगों ने या फिर किस इंसान ने पर्टिकुलरली आपको कितना पैसा दिया है, ये अभी भी पता लगा पाना थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑल्सो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने गाइडलाइंस, अपने सजेशंस तो देते हैं, लेकिन हमेशा उन सारे के सारे सजेशंस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर उन पर काम हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि एडवाइजरी ही फंक्शन कमीशन का ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर है नेशनल कमीशंस की। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कमीशंस हमारे जो हैं काम कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो अगर हम नेशनल कमीशंस की बात करते हैं, स्पेशली हम ये जितने कमीशंस लिखे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन हुआ, फाइनेंस कमीशन हुआ, यूपीएससी हुआ, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST हुआ, ये जो हमारे कमीशंस हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, बिकॉज दे फाइंड द प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, उसका काम है फ्री और ट्रांसपेरेंट जो है इलेक्शंस कंडक्ट कराना हमारी कंट्री में अंडर द आर्टिकल 324। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है हमारा, वो हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये हमारा आर्टिकल 280 पे पाया जाता है। फिर है हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इट टेक्स इनटू द सिलेक्शन प्रोसीजर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर एक्सेट्रा, जितने भी हमारे ये ऑल इंडिया सर्विसेज का होता है उसका ध्यान रखता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल क्लास। तो शेड्यूल कास्ट के लिए भी नेशनल कमीशन बना हुआ है अंडर द आर्टिकल 338। एंड देन ऑल्सो देयर इज अ नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल ट्राइब्स की सेफ्टी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भी एक नेशनल कमीशन बनाया गया है विच इज़ अंडर द आर्टिकल 338A। ठीक है, ये जो दोनों कमीशन थे हमारे, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल क्लास, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, ये हमारे बाद में ऐड किए गए थे। ठीक है, फिर है दे आर द स्टैट्यूटरी कमीशन। तो जो स्टैट्यूटरी कमीशन जो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है हमारे और परमानेंट बेसिस के भी हैं, बट स्टिल दे डोंट फाइंड द प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारे कुछ कमीशन उसमें ये हैं, फर्स्ट इज़ द नेशनल कमीशन ऑफ द वुमेन। ठीक है, तो एक हमारी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बनाई गई है कि किस तरीके से हम वुमेन की सेफ्टी पर या फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वुमेन को ध्यान में रख करके और वुमेन की बेहतरी के लिए जो कमीशन बनाई गई है, दैट इज़ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। इसकी जो बॉडी मेंबर्स हैं, दे आर ऑल्सो मोस्टली वुमेन ही हैं, और ऑल्सो दे कीप इन माइंड कि किस तरीके से हम ऐसे रूल्स या फिर हम गवर्नमेंट को इस तरीके से सजेस्ट कर सकें ताकि जो वुमेन की जो सेफ्टी है या फिर उनका जो डेवलपमेंट है, उनका एजुकेशन का जो लेवल है, वो सारा इंक्रीज हो सके। तो इस वक्त जो चेयरपर्सन है ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, दैट इज़ मिसेस रेखा शर्मा। ठीक है, सेकेंड इज़ द नेशनल कमीशन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। ये जो नेशनल कमीशन ऑफ द चाइल्ड राइट्स है, ये भी हमारी एक परमानेंट कमीशन है, और इसमें हम जो बच्चों के अधिकार हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनका जो प्रोटेक्शन है बेसिकली, उसको ध्यान में रख करके नेशनल कमीशन बनाया गया है। इसका जो पूरा फोकस है वो बच्चों के राइट्स पर है, उनकी सेफ्टी के ऊपर है, ऑल्सो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा। ठीक है, कि उनका जो अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है या फिर बेगरी में उनको एक सिंडिकेट के थ्रू लाया जा रहा है या फिर चाइल्ड लेबर में उनको लिया जा रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेशनल कमीशन फॉर द चाइल्ड राइट्स होती है। ठीक है, फिर है नेशनल कमीशन ऑफ द सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ अवर कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होल्ड करते हैं वो हमारी कंट्री में, फॉर द रीज़न कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से 20 साल पहले तक या फिर आज से 30 साल पहले तक हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। इन ऑल देयर लाइफ दे हैव वर्कड फॉर द कंट्री। ठीक है, तो उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको ध्यान में रखकर जो पर्टिकुलर एक कमीशन बनाएगी, दैट वाज द नेशनल कमीशन फॉर द सीनियर सिटीजन्स। फिर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिनके चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पावर्स होते हैं। ठीक है, फिर है नेशनल कमीशन फॉर द OBC, और नेशनल कमीशन फॉर द OBC की अगर हम बात करें तो आई थिंक ये रिसेंटली जो है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हमारा अब कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर द OBC जो है इट हैज़ ऑलरेडी फाइंड इट्स प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि थ्रू द अमेंडमेंट हमने नेशनल कमीशन ऑफ OBC को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया है। ठीक है, फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन, स्पेस कमीशन, पे कमीशन एक्सेट्रा, कि उसके बाद हमारे कुछ और भी
स्टैट्यूटरी कमीशंस आ जाते हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, वो हमारे इंडिया में काम करता है, स्पेस कमीशन है, पे कमीशन एक्सेट्रा। सी अगर हम कमीशंस की बात करते हैं इंडिया में, तो जो इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं हमारे, जो थोड़े से परमानेंट नेचर के हैं, दे आर मोर देन 29, ठीक है। सो दे आर मोर देन 29 कमीशंस इंडिया। उन सबको देखना, उन सबको पढ़ना या उनके बारे में हो पाना, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट स्टिल इफ़ वी टॉक अबाउट द कमीशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी जगह पाते हैं, उनकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेकेंडली जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं उनको देखना, और अगर हम इन सारे कमीशंस को पढ़ते हैं, इनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, देन ऑल्सो वी कैन साइट देम एज एग्जाम्पल इन अवर आंसर राइटिंग। जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी का पबैट का, अगर जीएस में भी हम यूज़ कर रहे हैं, देन वी कैन साइट इट एज एन एग्जाम्पल कि ठीक है, ये नेशनल कमीशन बनाया गया था उनके बेनिफिट के लिए, ऐसा ऐसा। लेकिन एक ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ न्यू टर्म, एनी न्यू टर्म, सो ट्राई टू गो एंड सर्च फॉर दैट टर्म ऑन द इंटरनेट। कि अगर आप जाते हो थोड़ा सा ब्राउज करते हो उस पर्टिकुलर टर्म के बारे में इंटरनेट में, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कई सारे आपको ऐसे भी टर्मिनोलॉजीज मिल जाते हैं जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, स्पेशली यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है ना, वो कभी कभी ऐसी कमेटी, ऐसा कमीशन पूछ लेती है जो हमें लगता है कि अच्छा ये एग्जिस्ट भी करते हैं क्या, एंड दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और फ्रेमिंग पॉलिसीज़ वगैरह का भी जो कमीशन है वो भी होता है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो एक जो थोड़ा सा रिसर्च करने का जो प्रोसेस है, उसको अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आई नो बिकॉज द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, वेरी लार्ज, और हर इंसान जो है बहुत ज़्यादा थक जाता है, मोनोटोनस फील करने लगता है through dealing with this syllabus because it's already very large. But still, if you try to keep an interest throughout the preparation, then it becomes very important. And also हमें बाकी के कैंडिडेट से थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा या फिर लिखना भी पड़ेगा। इफ़ एवरीवन इज़ राइटिंग द सेम आंसर्स, द सेम आउटपुट, तो ऑब्वियसली हम उतना नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ अलग करने के लिए, कुछ अलग पाने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारे स्टैट्यूटरी कमीशंस वगैरह हो गए। फिर कुछ हमारे एडहॉक कमीशन जो कि टेम्प्रेरी बेसिस पे कुछ सर्टेन इश्यूज़ को डील करने के लिए जो बनाए जाते हैं, वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला तो हमारा कमीशन बना था 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, शायद आप लोग को याद हो, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो बनाया गया था कि क्या हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। और इनके जो मेंबर्स थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, and there was one more person, I'm forgetting that name, okay। तो JVP के नाम से शायद वो कमेटी जानी जाती थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। और इसका जो क्या कहते हैं आउटपुट इन्होंने निकाला था, जो इनका रिजल्ट निकाला था, उन्होंने यही कहा था कि क्योंकि एक तो हमारी कंट्री में बहुत सारे लिंग्विस्टिक हैं, मतलब डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, रिलीजन्स भी हैं। तो अगर हम इसी तरीके से हर एक बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करते रहेंगे, बिकॉज हमारा कंट्री तब नया नया आज़ाद हुआ था इन 1947, और उसके बाद में क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे प्रेसिडेंसीज़ थी, या तो प्रेसिडेंसीज़ होती थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, मैसूर प्रेसिडेंसी होगी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगी, बंगाल हो गया, अवध हो गया, या फिर प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। फिर इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद में वी गॉट अ यूनाइटेड मैप ऑफ इंडिया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि लोगों की भाषा में, उनके कल्चर में कुछ अंतर था, जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते थे कि हम एक स्टेट बन के रहें, हमें उसका एक अलग स्टेट, हमें अपना एक अलग रिकग्निशन चाहिए। एंड ऑल्सो क्योंकि अगर अलग स्टेट होगा तो एक अलग स्टेट का बजट भी अलग अलग बनेगा, उसका डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स भी होंगे। तो कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे, लेकिन कुछ लोगों के सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके बाद जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फॉर्मेशन किया गया था, ये जानने के लिए कि क्या हम कर सकते हैं। ऑल्दो इस कमीशन का जो रिजल्ट था वो ये था कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हुआ, ठीक है। तो उसके बाद से जो है हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए। और अगर हम देखें तो 1960 में हमारा जो गुजरात और महाराष्ट्र है वो भी दो अलग अलग स्टेट में डिवाइड हो गया, बिकॉज जो गुजरातीज़ थे वो ऐसा सोचते थे, इट वॉज अ बॉम्बे प्रेसिडेंसी अर्लियर, और गुजरातीज़ को ऐसा लगता था कि क्योंकि उनका थोड़ा सा एक डिस्टिंक्ट कल्चर है जो महाराष्ट्रियंस से थोड़ा बहुत मैच नहीं करता है, एंड हेंस दे वांटेड अ सेपरेट रिकग्निशन, दे वांटेड अ सेपरेट आइडेंटिटी। तो उसी की वजह से 1960 में भी गुजरात और महाराष्ट्र जो है स्टेट है वो बाइफर्केट हो गया था, अलग अलग हो गया था, ठीक है। तमिलनाडु और केरला को अलग किया गया। फिर आंध्र प्रदेश जो स्टेट था वो सबसे पहले बना था, ठीक है। और उसके बाद भी जब लोगों को लगा कि नहीं, आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं हो सकता, तो अभी रिसेंटली हमारा आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना भी बन गया।
तो पहले जो हमारा पॉलिटिकल मैप था इंडिया का, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इट हैज़ गोन थ्रू अ वास्ट चेंज थ्रू द ईयर्स, ठीक है। धीरे धीरे करके काफ़ी सारे उसमें चेंजेस आए, काफ़ी सारे स्टेट्स का बाइफिकेशन हुआ, कुछ जो यूनियन टेरिटरीज थी उनको स्टेट का दर्जा मिल गया, या फिर कुछ जो एक स्टेट था, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उनमें कुछ अलग अलग स्टेट्स बनाए गए ताकि उनके पर्टिकुलर जो इश्यूज़ हैं उनको डील किया जा सके, ठीक है। तो ये एडहॉक कमीशंस थी किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ को डील करने के लिए, जो शॉर्ट पीरियड के लिए बनाई जाती हैं। दूसरी थी हमारी कोठारी एजुकेशन, जो कोठारी कमीशन, जो कि एजुकेशन पर्पज से बनाई गई थी। तो जो कोठारी कमीशन थी वो बेसिकली की गई थी कि किस तरीके से हम एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री फेस कर रहा है उससे हम डील कर सकें। Secondly, what are the standards which should be set and how these standards should be followed so that हम अपने एजुकेशन, अपनी कंट्री में जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ा सकते हैं, एंड ऑल्सो एजुकेशन को हम एक अच्छा लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज जब हमारे जो मासेस है, हमारा जो यूथ है वो प्रॉपरली एजुकेटेड होगा, वो टेक्निकली क्वालिफाइड होगा, स्किल्ड होगा, उसके बाद ही वो इंसान जो है, मतलब वो जो यूथ है वो क्वालिफाइड होकर के हमारे नेशनल डेवलपमेंट में एक रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बहुत ज़्यादा है, जैसे आज की हम बात करें, मोर दैन 65% ऑफ द पॉपुलेशन कम्स अंडर द डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन अगर उनमें से सबके सब टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है या फिर उतने स्पेशली स्किल्ड नहीं है और हम उनको उतना काम भी नहीं दे पा रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, सो ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हमारा डेमोग्राफिक डिजास्टर बन के रह जाएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज अगर एक प्रॉपर एजुकेशन उनको नहीं मिलती है, जो कि अभी नहीं है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन इंडिया राइट नाउ, तो इसकी वजह से जो हमारा एजुकेशन है, अगर वो हमारा प्रॉपर नहीं होगा, तो एक प्रॉपर एजुकेशन स्टैंडर्ड के ना होने की वजह से हम अपने यूथ को अपने नेशन के डेवलपमेंट में प्रॉपरली ना तो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ना हम उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा मंडल कमीशन फॉर द रिजर्वेशन टू द ओबीसी इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो मंडल कमीशन इज़ अ वेरी फेमस कमीशन, उसके बारे में सभी को पता होगा। अभी 2010-11 तक सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ा जा रहा था ओवर दिस मंडल कमीशन कि क्या ओबीसीज को 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए in the educational institutions or not. So after the Supreme Court judgment, it became that yes, it is constitutionally valid to provide 27% reservation in the educational institutions to the OBC category. Okay. फिर हम लोग सरकारिया कमीशन यहाँ पे आ गया, वो भी एडहॉक कमीशन ही था कि सरकारिया कमीशन फॉर दी सेंटर स्टेट रिलेशंस, कि सरकारिया कमीशन बनाया गया था सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टडी करने के लिए, एंड हाउ अ बेटर एंड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है हेड क्वार्टर्स। जब हम हेड क्वार्टर्स की बात करते हैं तो हेड क्वार्टर्स बेसिकली क्या है, तो हेड क्वार्टर्स कुछ नहीं होता है, इट इज़ अ प्लेस और एन ऑफिस, समथिंग जो वहाँ पे हेड ऑफिस होता है, जहाँ पे सारे मेन डिसीजंस लिए जाते हैं और मेन डिसीजंस ही बाकी के डिपार्टमेंट्स में, बाकी के ऑफिस में सर्कुलेट होते हैं, ओके। नाउ द हेड क्वार्टर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेस विच इज़ अ सेंटर ऑफ ऑपरेशंस और फ्रॉम विच द ऑर्डर्स आर इशूड, इट कैन बी ऑफ द बिजनेस और द पुलिस, ठीक है। तो हेड क्वार्टर्स जो है वो एक ऐसी जगह होती है जो कि विच इज़ अ मेन सेंटर ऑफ ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन तो हर जगह होते हैं, काम हर जगह होता है, बट अ बॉडी विच इज़ द मेन सेंटर ऑफ ऑपरेशन, या फिर जहाँ से एकदम ऑर्डर्स इशूड होते हैं उसे हम हेड क्वार्टर्स कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी ऑफ द बिजनेस और द पुलिस के हेड क्वार्टर्स भी होते हैं, लेकिन वेरियस मिनिस्ट्रीज़ का काम करने के लिए या फिर वेरियस जो इंपॉर्टेंट ऑफिस हैं उनका काम करने के लिए भी उनके हेड क्वार्टर्स होते हैं अलग अलग जगह पे। Now the offices or the working position of the military commandant, the place from where the commander issued orders. Headquarters mostly की अगर हम बात करें तो हम उसे मिलिट्री टर्म में भी यूटिलाइज करते हैं। मिलिट्री टर्म में हम हेडक्वार्टर्स का वहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं जहाँ पे जो मिलिट्री कमांडर होता है या फिर जो कमांडर होता है वो ऑर्डर्स वगैरह इशू करते हैं, यानी कि वो ऑफिस, वो जगह जहाँ से मेन ऑर्डर्स इशू होते हैं, चाहे मिलिट्री करे, चाहे पुलिस करे या फिर गवर्नमेंट का करे, वो हमारा हेडक्वार्टर कहलाता है, ओके। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हैं अलग अलग जगह पे। जैसे हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। UNCTAD का हेडक्वार्टर जेनेवा में। OECD जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। IMF का वाशिंगटन DC में है। FAO का रोम में है। नाटो का ब्रुसेल्स में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जिनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे। इट्स अ जनरल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कुछ हमारे यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जिनके पर्टिकुलर हेडक्वार्टर्स हैं, और फिर हमारा नाटो का भी है जो कि ब्रुसेल्स में है।
देन वी हैव सम नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स। तो जो नीति आयोग है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एसोचैम का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एक्जिम जो हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स मुंबई में। अच्छा, जो हेडक्वार्टर्स टर्म है हमारा वो बेसिकली हम बैंकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। 2-3 जगह है जहाँ पे हम हेडक्वार्टर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पहले मिलिट्री हो गया, दूसरा पुलिस हो गया, तीसरा बैंकिंग हो गया, ठीक है। तो आरबीआई का भी जो हमारा हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है, ठीक है। सेबी का मुंबई में है, आईआरडीएआई का हैदराबाद में है और ओएनजीसी का देहरादून में, ठीक है। तो ये आपके कुछ हेडक्वार्टर्स हैं जो अगर आप आंसर राइटिंग वगैरह करते हो तो उसमें इट विल बी हेल्पफुल, यू कैन मेमोराइज इट। और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े आप कुछ जो फैक्ट्स हैं, कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको वहाँ पर ज़रूर लिखिए, बिकॉज अगर सिर्फ एक लेमैन स्टोरी की तरह लिखा जाएगा तो फिर वो जो आंसर है वो पावरफुल नहीं बनता है। इन ऑर्डर टू मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इंफॉर्मेटिव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसमें कुछ फैक्ट्स को इंक्लूड करें, ठीक है। तो जितना ज़्यादा उसमें फैक्ट्स होंगे, जितना ज़्यादा उसमें डेटा होगा, उतना ही ज़्यादा जो आपका आंसर है उसको एक हैवी वेटेज मिलता है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर मार्क्स, ओके। So with this we are finished with this topic and this unit also, because this unit में कुछ ज़्यादा था नहीं, it was only the commission and the headquarters, and since we have already dealt with the major topics of this unit, तो इस टॉपिक को भी अलग से डील करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक सिंगल टॉपिक में उस यूनिट को हम फिनिश कर देंगे, विच इज़ ऑफ द पब्लिक पॉलिसी गोल्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉलिसीज, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।